4 अगस्त 1821। ये वो दिन था जब फ्रांस के एक छोटे से गांव अंकाय में लुई विटॉन का जन्म हुआ था। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में इन्हें अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। एक समय तो ऐसा था कि इनके पास ना तो रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए खाना। इमेजिन करें एक 13 साल का बच्चा जो अपने घर से भाग गया हो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में, और ना उसके पास कोई पैसा हो और ना कोई शेल्टर। लेकिन किसको पता था कि ये लड़का आगे चलकर एक ऐसी कंपनी बनाएगा जो आज दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड कंपनी बन जाएगी, जिसकी वैल्यू कई लाख करोड़ की होगी। ये कहानी है लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन के फाउंडर लुई विटॉन की। लुई विटॉन का जन्म एक वर्किंग क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और माँ एक हैट मेकर थी, यानी टोपियां बनाती थीं। बचपन में इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से एजुकेशन तो इनके लिए एक सपने जैसा था। स्कूल जाने के बजाय इन्हें अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन लुई को कहाँ पता था कि ये परेशानियां तो कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। लुई जब सिर्फ 10 साल के थे तो इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। लुई पर मानो दुखों का पहाड़ गिर गया हो। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं एक 10 साल के बच्चे के लिए उसकी माँ का इस दुनिया को छोड़कर चला जाना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होगा। इसके बाद इनकी मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि लुई की जो सौतेली माँ थी वो इन पर बहुत अत्याचार करती थी। वो लुई को ना तो ठीक से खाना देती थी और ना ही चैन से रहने देती थी। उसने लुई के जीवन को नर्क से भी बदतर बना दिया था। लुई ने यह सब कुछ समय तक तो सहा, लेकिन जब सारी हदें पार हो गईं, तो उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो यहाँ और नहीं रहेंगे। और लुई ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। वो अपने घर को छोड़कर भागने वाले थे। महज 13 साल की उम्र में अपनी संघर्ष भरी जिंदगी से दुखी होकर और अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने के लिए लुई पेरिस की ओर निकल पड़े। ये एक अप्रोक्सीमेटली 470 किलोमीटर लंबी जर्नी थी और इस दौरान लुई को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनके पास ना तो पैसे थे, ना खाना और ना कोई रहने के लिए छत। ये जंगलों और सड़कों पर सोते थे। कई बार इन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। एक वक्त की रोटी खाने के लिए इन्होंने रास्ते में कई सारी छोटी मोटी नौकरियां भी करी। इस दौरान लुई कई क्राफ्ट्समैन से मिले और ये एक पैशनेट, हार्ड वर्किंग और फास्ट लर्नर थे, इसलिए इन्होंने जल्द ही कई स्किल्स एक्वायर कर ली। ये मेटल, वुड, स्टोन और फैब्रिक जैसी चीजों के साथ काम करना जानने लगे। लगभग 3 साल पैदल यात्रा करके लुई 16 साल की उम्र में पेरिस पहुंचते हैं। जिस समय ये पेरिस पहुंचे उस समय वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था। ट्रेन मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी। लोग लॉन्ग जर्नी के लिए ट्रेन का खूब इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस समय लोग अपने साथ काफी सामान भी लेकर ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए ट्रैवलर्स अपने सामान को पैक और प्रोटेक्ट एक प्रोफेशनल पैकर से करवाते थे। उस समय ट्रंक मेकर एक बहुत बड़ा करियर था। उस समय के एक सक्सेसफुल ट्रंक मेकर और पैकर थे मॉन्सियोर मारिकल, और लुई भी इन्हीं के अंडर काम करने लगते हैं। लुई ने जो रास्ते भर स्किल्स एक्वायर करी थी, उनकी मदद से इन्हें ये नौकरी मिल गई। लुई का काम क्लाइंट्स के लिए कस्टम साइज बॉक्सेस बनाना था और इन्हें पैक और अनपैक करना था। लुई यहाँ पर कई सालों तक काम करते हैं। लुई अपने क्रिएटिव माइंड की वजह से हमेशा दूसरे क्राफ्ट्समैन से एक कदम आगे रहते थे, और यही वजह थी कि ये मॉन्सियर मारिकल के अधिकतर क्लाइंट्स के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बॉक्स मेकर थे। इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक बार फ्रांस की एम्प्रेस लुई के पास से कस्टमर के तौर पर आई, और वो इनकी एक्सेप्शनल आर्टिसनशिप को देखकर दंग रह गईं और इन्हें अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। एक लड़का जो अपने घर से भाग गया हो, कई सालों तक एक होमलेस की तरह संघर्ष करा हो, उसके लिए ये एक फिनोमिनल अचीवमेंट थी। एम्प्रेस के यहाँ काम करने से लुई को कुछ और एलिट एंड रॉयल क्लाइंट्स से भी मिलने का मौका मिला, जहाँ से इनका काम और बढ़ गया और ये काफी फेमस हो गए। अब लुई का धंधा काफी अच्छा चल रहा था। ये काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अभी भी ये इससे संतुष्ट नहीं थे। इन्हें कुछ बड़ा करना था, इसलिए लगभग 17 साल मॉन्सियर मारिकल के साथ काम करके ये इनकी शॉप छोड़ देते हैं और अपनी खुद की पेरिस में एक ट्रंक मेकिंग एंड पैकिंग वर्कशॉप खोलते हैं। लुई लगेज मेकिंग इंडस्ट्री से काफी समय से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्होंने इस इंडस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट कमियां देखी। ये देखते हैं कि इस समय जो ट्रंक्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनका टॉप राउंडेड है। ये ऐसा इसलिए था ताकि इसके ऊपर पानी ना रुके और बॉक्स सेफ रहे। लेकिन लुई देखते हैं कि यहाँ एक दिक्कत है, और वो ये थी कि ये बॉक्सेस को एक के ऊपर एक नहीं रख पाते थे, जिससे ये काफी स्पेस घेरते थे। इन्होंने ऐसी और भी कमी देखी, जैसे ये लेदर से बने थे और लेदर काफी हैवी वेट होता है। इसके बाद लुई कई मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और ये देखते हैं कि कैनवस एक बेटर अल्टरनेटिव है। इन्होंने देखा कि कैनवस काफी हल्का, वाटर रेसिस्टेंट और ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए इन्होंने ट्रंक्स बनाने के लिए
कैनवस का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब ये बॉक्सेस को टॉप से भी फ्लैट बना सकते थे, जिससे कि ये एक के ऊपर एक रखे जा सकते थे, और अब ये लाइट वेट, ड्यूरेबल और वाटर रेसिस्टेंट भी थे। लुई का ये स्टेप लगेज की दुनिया में काफी बड़ा रेवोल्यूशन था। इसके बाद लुई के बैग्स एक इंस्टेंट सक्सेस बन गए। रशिया, इजिप्ट और स्पेन के एलिट्स भी लुई के लगेज से बहुत इम्प्रेस हुए और इनके कस्टमर बन गए। लुई के बैग्स अपनी यूनिकनेस के कारण बेहद पॉपुलर हो गए और इन्हें विश्व स्तर पर ऑर्डर मिलने लगे। लुई अब अपने बिजनेस से काफी प्रॉफिट बना रहे थे, इसीलिए अब इन्होंने अपनी शॉप्स को पेरिस के बाहर एक्सपेंड करा। जैसे जैसे ट्रैवल कॉमन होता गया, इनका कस्टमर बेस और बढ़ता गया और इनकी काफी डिमांड होने लगी। लेकिन लुई यहाँ पर भी नहीं रुके और इन्होंने इसके बाद हैंडबैग्स लॉन्च करे। हालांकि हैंडबैग्स पहले से ही लगेज मार्केट में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन फिर भी लोग इन्हें कैरी करना प्रेफर नहीं करते थे। वुमेन को बल्कि बैग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि ये उनके फैशन को खराब कर देते थे। इसलिए लुई एक नया आइडिया लेकर आए। इन्होंने लेदर को कैनवस से रिप्लेस कर दिया और हैंडबैग्स को और स्टाइलिश वे में बनाया। फिर इन नए बैग्स ने ट्रैवल मार्केट में एक बूम क्रिएट कर दिया और लुई का ये आइडिया सक्सेसफुल रहा। वुमेन इन बैग्स में और ज्यादा स्टाइल्स डिमांड करने लगी, ताकि वो अपनी आउटफिट के साथ पेयर कर सकें, और इस तरह लुई का ये आइडिया हिट रहा। यहाँ तक लुई की जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल 1870 में एक वॉर छिड़ गई, जिसे फ्रैंको प्रशियन वॉर कहा जाता है। हर बिजनेस पर इस वॉर का काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, इंक्लूडिंग लुई विटन्स बिजनेस। इस वॉर ने सिवाय सर्वाइवल के लिए लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा। लुई लगभग 49 की एज में अपना घर छोड़ते हैं और कैप में चले जाते हैं, जहां और भी कई हजार फैमिलीज वॉर की वजह से थीं। लगभग एक साल के टेरर के बाद 1871 में वॉर फाइनली खत्म हो जाती है, लेकिन जब लुई वापस अपने घर आते हैं तो ये देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। इनका घर, इनकी शॉप, हर चीज वॉर की वजह से खत्म हो गई। अब इनके पास फिर से जीरो से शुरू करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। लुई भी हार मानने वालों में से नहीं थे। ये अपनी शॉप खोलने के लिए एक नई जगह की तलाश शुरू कर देते हैं और थोड़े ही समय में ये एक नई शॉप खोल लेते हैं। लुई की ये न्यू शॉप एक लग्जूरियस ग्रैंड होटल के पास होती है, जो कि एक परफेक्ट प्लेस होती है इनके बिजनेस को पहले से भी बड़ा करने के लिए। और कुछ ही महीनों में इनका बिजनेस काफी एक्सपेंड हो गया और इन्हें फिर से दुनिया भर से ऑर्डर मिलने लगे। इस समय तक लुई विटॉन को रियलाइजेशन हो जाता है कि ये इनकी इनोवेशंस ही थी जो इन्हें काफी पॉपुलर बना रही थी। तो इसलिए अब समय आ गया था कि ये एक और नया आइडिया इंप्लीमेंट करें जो इनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। इन्होंने लगेज बैग्स में कस्टम स्ट्राइप्ड प्रिंट्स इंट्रोड्यूस करी। इससे कस्टमर्स को आसानी हो गई लोडिंग के समय अपने बैग को स्पॉट करने में। इस डिजाइन ने बैग्स को कन्वीनियंट तो बनाया ही, साथ में एक प्रीमियम टच भी दिया। मार्केट में लुई विटॉन के बैग्स के अलावा भी दूसरी कंपनियों के काफी अफोर्डेबल बैग्स थे, लेकिन कस्टमर्स एक एलवी बैग को ही प्रेफर करते हैं, इसकी एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी मटेरियल एंड क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से। इसके बाद दोस्तों लुई विटॉन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक इनोवेशन करते गए और कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले गए। अब लुई विटॉन के पास न सिर्फ अपने देश से बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे थे। अपनी बैग्स की बढ़ती डिमांड को देखकर लुई विटॉन ने पेरिस के बाहर भी कई जगह अपने शोरूम्स खोले, जैसे इन्होंने अपना एक शोरूम लंदन में भी खोल लिया। और इसी के साथ शुरुआत हुई लुई विटॉन ब्रांड की पूरी दुनिया में विस्तार की। उस दौर में लुई विटॉन अकेले एक ऐसे डिजाइनर थे जिनके प्रोडक्ट अपने देश से लेकर विदेशी अमीरों के घरों में पाए जाते थे। लेकिन 1892 में लुई विटॉन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके बाद इनके बेटे जॉर्ज विटॉन कंपनी की कमान संभालते हैं। ये भी अपने पिता की तरह हार्ड वर्किंग, पैशनेट और डिटरमिन्ड थे और अपने पिता के बाद लुई विटॉन कंपनी को नई हाइट्स तक लेकर गए। आज ये कंपनी दुनिया की मोस्ट लग्जूरियस एंड मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी ब्रांड है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $400 बिलियन है, यानी 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन इस सब की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने करी जिसने बचपन में खेतों में काम करा और अपने पिता के साथ मजदूरी करी। एक समय तो ये होमलेस थे, लेकिन इनके हार्डवर्क, पैशन और डिटर्मिनेशन की वजह से इन्होंने ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसका आज पूरी दुनिया में नाम है। तो दोस्तों ये थी कहानी लुई विटॉन की। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।